सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन। तो ये जो हम लेके आए हैं सेक्शन, इसमें क्या होगा कि बिल्कुल शॉर्ट नोट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ताकि आपकी जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो सके। बिल्कुल शॉर्ट में मिलेंगे, वन लाइनर यहाँ पे आपके पास लगभग ये रहेंगे। तो जितने भी हमने अब तक सिलेबस किया है तो वो सारी की रिवीजन साथ के साथ होती रहेगी, क्योंकि सिलेबस आपके पास बहुत ज़्यादा होता है और बाद में फिर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए रिवीजन हम साथ के साथ इसकी करते रहेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको वैसे ही मिलेगी, जो ग्रुप है हमारे पास पीडीएफ का, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक आज हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज द सिस्टम बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स contemplated by it could pass from hand to hand by negotiation like any other goods। यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि सिस्टम को लीगलाइज करना और नेगोशिएशन को अच्छे तरीके से करना, हैंड टू हैंड, यानी कि वो हो जाए। अमेंडमेंट्स इन द एक्ट हैज कम 3 टाइम्स। और जो अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें 3 बार अमेंडमेंट आए हैं। वो कौन कौन से हैं देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 2002, दूसरा आया था 2015 में, और तीसरा आया था 2018 में। ये आपको याद रखना है, 2002, 2015 और 2018। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है कब का, 1881। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो मीनिंग में देखिए क्या आएगा इसका, द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो डेफिनेशन है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्ट, उसके अंदर वो डिफाइन नहीं की गई है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द 3 काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसमें हम 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, और ये कौन से सेक्शन में बताया गया हमें, सेक्शन 30 में। और वो कौन कौन से हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट एंड चेक्स पेबल आइदर टू बैरियर और ऑर्डर। तो ये 3 हमारे पास होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से हो गए, जो हमारे पास हो गया, फर्स्ट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा प्रोमिजरी नोट और तीसरा हो गया चेक। उसके बाद नेक्स्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर, कि नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है वो ऑर्डर पे कब पे होता है, तो एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, यानी कि जब बोला गया हो कि आपको पे करना है। दूसरा when it is expressed to be payable to a specified person and does not contain the words prohibiting its transfer, यानी कि जब बोला गया हो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो पे करना है, और उसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखा गया हो जिससे पता चले कि हम जो उसके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ट्रांसफ़र को हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, यानी कि उसको रोक रहे हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो ये 2 चीज़ें होती हैं जिससे कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू ऑर्डर होता है। और उसके बाद इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बैरियर। पेएबल टू बैरियर कब होगा, एक्सप्रेस टू बी सो पेएबल, जब ऐसा करने के लिए बोला गया हो। और दूसरा व्हेन द ओनली एंडोर्समेंट और लास्ट एंडोर्समेंट इज ए ब्लैंक एंडोर्समेंट, यानी कि जब इकलौती और लास्ट एंडोर्समेंट क्या हो, ब्लैंक हो, तब हम उसको बैरियर को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए करैक्टरिस्टिक्स कौन सी होंगी इसकी, फर्स्ट इट इज़ इन राइटिंग। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न में होना चाहिए, चाहे वो प्रोमिजरी नोट है, चेक है, या फिर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, वो तीनों किस में होंगे, आपके पास रिटर्न में। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है इट इज़ साइंड, यानी कि वो साइन किया होना चाहिए। कोई भी आप चेक है, कुछ भी है, तो आपको पता है साइन होंगे वैलिड, तो वो तभी होगा ना। उसके बाद थर्ड हमारे पास फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कि वो ट्रांसफ़र किया जा सके, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके बाद है टाइटल शुड बी डिफेक्ट फ्री। टाइटल का मतलब क्या है, यानी कि जिसके नाम वो बना है, जिसका नाम उसके ऊपर लिखा गया है, वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए। मतलब कि उसमें कोई मिसस्पेलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद NI मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लगाई होनी चाहिए कि उसको
कैसे पे करना है, यानी कि मस्ट कंटेन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई भी कंडीशन नहीं होगी पे करने के लिए, और प्रोमिस टू पे मनी ओनली। उसके बाद सम पेएबल, टाइम पेएबल एंड पर्सन टू हुम पेएबल इज मस्ट शुड बी कंटेन। उसके बाद जो बात आती है कि उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए कि कितना पे करना है, टाइम लिखा होना चाहिए कब पे करना है, और उस पर्सन का टाइटल लिखा होना चाहिए जिसको पे करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। अब चेक हम बनाएंगे तो उसके ऊपर ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे कि पे करना है, अमाउंट आपने नहीं लिखी, आपने बोल दिया कि सम अमाउंट, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि अमाउंट लिखी जाएगी, उसके ऊपर टाइम लिखा जाएगा, और जिस पर्सन को पे करना है उसका नाम लिखा जाएगा, उसका टाइटल लिखा जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिलीवर भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने चेक बनाया और अपने पास ही रख लिया, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ? जब हम आगे जिसके नाम से मैंने टाइटल रखा है उसको देंगे, यानी कि डिलीवर करेंगे, तभी जाके वो उसको जो पे कर सकते हैं, यानी कि वो डिलीवर होना ज़रूरी है। ओनली ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको ड्राइंग कर लिया और उसकी लाइबिलिटी बन गई, वो कब होगा? जब उसको डिलीवर किया जाएगा। उसके बाद प्री एजम्पशन एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनलेस कॉन्ट्री प्रूव्ड करेक्ट द फॉलोइंग प्रीजम्पशन होल्ड ट्रू, यानी कि कब उसको जो पे करना चाहिए। तो फर्स्ट हमारे पास है कंसीडरेशन, नेगोशिएबल इज ड्रॉन फॉर द समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको वैलिड कब माना जाता है? फर्स्ट आता है कंसीडरेशन, यानी कि जब वो किसी काम के बदले दिया गया हो, यानी कि आपने कोई काम किया, ठीक है, कोई मान लो प्लम्बर है, मान लो मिस्त्री है, कोई भी, उसने कोई काम किया, उसके बदले आपने उसको क्या दिया? चेक दिया मान लो, तो यानी कि वो किसी काम के बदले दिया जा रहा है, तो तब वो वैलिड माना जाएगा, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन फॉर समथिंग इन रिटर्न। सेकंड, डेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बियर ए डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन, और उसके ऊपर डेट भी लिखी जानी चाहिए। थर्ड है एक्सेप्टेंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड विद इन ए रीजनेबल पीरियड आफ्टर इट इज ड्रॉन एंड बिफोर मैच्योरिटी, और उसको बिफोर मैच्योरिटी से पहले एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, एक रीजनेबल पीरियड के बाद। और यानी कि जो उसकी मैच्योरिटी है, मान लो जैसे आपको पता है कि 3 महीने की उसकी मैच्योरिटी होती है कोई भी चेक है, तो यानी कि उससे पहले उसको रिसीव कर लेना चाहिए। उसके बाद है ट्रांसफ़र, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी से पहले जो एनआई वो ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। स्टैम्प, एनआई शुड बी ड्यूली स्टैम्प्ड, यानी कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर स्टैम्प भी लगी होनी चाहिए। होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स, और जो होल्डर होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का उसको क्या वो कौन होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर एज फैलोस, यानी कि जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे पास है तो वो हम सेक्शंस पढ़ेंगे। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 4 हमें क्या बताता है? ए प्रोमिजरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रोमिजरी नोट के बारे में है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है इन रिटर्न, यानी कि राइटिंग में रिटर्न किया गया है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, और उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई गई है, साइंड बाय द मेकर, जिसने उसको बनाया है उसके द्वारा साइन किया गया है, टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, और उसके ऊपर लिखा गया है कि एक सम लिखा गया है मनी का कि इतना पे करना है, सर्टेन सम है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसा लिख दे सम मनी, ठीक है, तो यानी कि सर्टेन यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए उसके ऊपर कि इतना पैसा पे करना है, मनी ओनली, पैसा सिर्फ पैसा पे करना है, टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन और टू द बैरियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और या तो वो ऑर्डर टू हो सकता है या फिर वो टू द बैरियर भी हो सकता है या टू द ऑर्डर हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद पार्टीज टू प्रोमिजरी नोट्स, अब अगर जब प्रोमिजरी नोट बनता है तो उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? तो इसमें होती है हमारे पास 2 पार्टीज। फर्स्ट होगा हमारे पास द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिस, यानी कि जिसने प्रोमिस किया, प्रोमिजरी नोट जिसने बनाया है, ठीक है, तो उसको हम बोल लेंगे ड्रावर, मेकर, डेब्टर या फिर पेयर, ठीक है। ये चारों के चार जो वर्ड है उनका एक ही
मतलब है। ठीक है, हम जैसे हमने टॉपिक किया था तो उसमें हमने कई जगह ड्रॉवर लिखा, कई जगह मेकर लिखा, कई जगह पेयर लिखा, लेकिन इन सभी का मतलब एक ही होता है। अगर एक ड्रॉवर है तो दूसरे को ड्रॉवी बोल देंगे, एक मेकर है दूसरे को बोल देंगे बैरियर, अगर एक डेबिटर है तो दूसरे को क्रेडिटर बोल देंगे, और अगर एक पेयर है तो दूसरा हो जाएगा पेई। तो फर्स्ट पर्सन ये होगा, और सेकंड पार्टी कौन सी होगी, द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेएबल, यानी कि जिसको अमाउंट पे की जाएगी, यानी कि वो ड्रावी होगा, बेरियर होगा, क्रेडिटर होगा या फिर पेई होगा। उसके बाद सेक्शन 5 है हमारे पास, ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यानी कि सेक्शन 5 हमें किसके बारे में बताता है, बिल ऑफ एक्सचेंज के। सेक्टर जो सेक्शन 4 है वो है प्रोमिजरी नोट, सेक्शन 5 है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें हमारे पास क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न होता है, अनकंडीशनल होता है, साइंड बाय मेकर होता है, और डायरेक्शन दी जाती है कि एक पर्सन को एक सर्टेन सम पे करना है। बिल्कुल जैसे ऊपर था बिल्कुल वैसे ही हमारे पास ये हो गया। उसके बाद आता है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होंगी। तो फर्स्ट हमारे पास होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन होगा, द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया वो होगा ड्रॉवर। ड्रॉवी कौन होगा, पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे, यानी कि ड्रॉवर ने एक पर्सन को डायरेक्शन दी कि आप इसको पे करो। जैसे मान लो मैंने चेक बनाया, ठीक है, मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक को पे करूँगा कि जितना अमाउंट मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है वो आप थर्ड पर्सन जो है जिसका उसके ऊपर टाइटल है उसको आप पे करो। यानी कि जो बैंक हो गया, जो मिडिल पर्सन हो गया, मिडिल पार्टी होगी, उसको हम क्या बोल देंगे, ड्राइवी, जो कि पर्सन डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे, यानी कि जिसको ड्रॉवर ने डायरेक्शन दी है उसको बोल रहा है कि आप इस पर्सन को पे करना, बिल ऑफ एक्सचेंज देके कि जिसका टाइटल इसके ऊपर आप इसको पे करना। थर्ड पार्टी हमारे पास होगी पेई, पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम और टू हुज ऑर्डर द मनी इंस्ट्रूमेंट इज डायरेक्टेड टू पे, यानी कि जिसके नाम पे जो वो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया है, जिसका उसके ऊपर टाइटल है वो होगा पेई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 6 चेक के बारे में। ठीक है, तो एक साथ ही सारे हमारे पास आगे सेक्शन 4 हो गया प्रोमिजरी नोट, सेक्शन 5 हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, और सेक्शन 6 हो गया चेक। ए चेक इज ए लाइक ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन फॉर ए स्पेसिफाइड बैंकर एंड एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन और ऑन डिमांड, एंड इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ए ट्रंकेटेड चेक एंड चेक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ए चेक इज पेबल ऑन डिमांड। तो चेक क्या हो गया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही हो गया, एक स्पेसिफाइड बैंकर को बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी बैंक में भी आप उसको करा सकते हो, एक स्पेसिफाइड बैंकर होगा, उसको बोला जाएगा कि आप इसको पे करो। किसको पे करना, जिसका टाइटल है वो जिसके नाम से वो दिया गया है। और चेक क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड होता है, यानी कि जब उसकी डिमांड होगी, जब जिसके नाम पे टाइटल है वो बोलेगा तब वो पे करना होता है। और इसके एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज भी होती है जो चेक होता है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, प्रोमिजरी नोट होता है, उसकी कोई भी ऐसी इमेज नहीं होती। और चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी होता है। उसके बाद फीचर्स एंड पार्टीज टू चेक, यानी कि जो चेक है उसमें कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। फर्स्ट हो गया ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर, यानी कि एक स्पेसिफाइड बैंक में ड्रॉ किया जाएगा, पेबल ऑन डिमांड होगा। और तीसरा है हमारे पास अदर फीचर सेम एज बिल ऑफ एक्सचेंज, और बाकी फीचर जो है यानी कि जो पार्टीज हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही इसमें होंगी। उसके बाद है पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या हो गया, ड्रॉवर कौन होगा, पर्सन हु मेक्स द चेक। ये वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज का नहीं है, होगा पार्टीज टू चेक। ठीक है, ये गलत लिखा गया यहाँ पे, ये क्या होगा, पार्टीज टू चेक में कौन कौन सी होंगी। ड्रॉवर कौन होगा, जो पर्सन होगा जो चेक बनाएगा। ड्रॉवी कौन होगा, एक स्पेसिफिक बैंकर होगा। ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, जिसको चेक दिया जाएगा कि आप इसको पे करो। पेई कौन होगा, पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, जिसके नाम पे वो चेक होगा। और ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड कौन होगा, नेम ऑफ ए पर्सन इन एडिशन टू नेम ऑफ ए ड्रॉवी, यानी कि एक अलग से एक पर्सन उसमें ऐड कर सकते हैं कि इसको आप पे कर सकते हो, वो होता है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड।
उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ चेक्स। जो चेक हमने पढ़ा कि वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है ऑर्डर चेक। वन पर्सन और मोर इज स्पेसिफाइड ऑन द चेक एज पेई और एंडोर्सी नेगोशिएटेड बाई एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। यानी कि इसमें एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन भी इसमें पेई हो सकते हैं, एंडोर्सी हो सकते हैं। नेक्स्ट नेगोशिएटेड बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, जो कि एंडोर्समेंट और डिलीवरी पे जो नेगोशिएट हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है उसकी, यानी कि। उसके बाद है बैरियर चेक। बैरियर चेक क्या होगा? नो पर्सन इज स्पेसिफाइड इन द चेक एज पेई और एंडोर्सी। इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा इसमें जो कि पेई होगा या फिर एंडोर्सी होगा। और द वर्ड टू बैरियर अपीयर ऑन द चेक, या फिर उसके ऊपर लिखा होगा चेक के ऊपर टू बैरियर नेगोशिएटेड बाय डिलीवरी ओनली। और इसकी ये कब होता है? जब इसकी डिलीवरी हो जाती है, ये सिर्फ डिलीवरी पे ही हो जाता है। उसके बाद क्रॉस्ड चेक क्या होगा? स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द ड्रॉवी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉट टू पे द चेक ओवर द काउंटर। यानी कि जब चेक को क्रॉस कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या कि वो ओवर द काउंटर पे नहीं होगा, यानी कि वो कैश में पे उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बैरियर चेक क्या होगा? देखिए, चेक इज बैरियर रिटर्न एंड कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय डिलीवरी। यानी कि सिर्फ डिलीवरी पे ही नेगोशिएटेड किया जा सकता है, वो होगा बैरियर चेक। नेक्स्ट है चेक्स ड्रॉन इन डिफरेंट इंक्स स्क्रिप्ट्स एंड हैंड राइटिंग्स। यानी कि अगर कोई आपके पास ऐसा चेक आता है जिसके ऊपर जो इंक्स अलग अलग यूज की गई है, मान लो पहले अमाउंट लिखी तो मान लो उसके ऊपर लिखा था 10,50,000, तो 10 लाख तो मान लो दूसरी इंक में लिख दिया और 50,000 दूसरी इंक में लिख दिया। साइन मान लो दूसरी इंक में है, टाइटल दूसरी इंक में है। तो यानी किस तरीके से डिफरेंट इंक के साथ है, या फिर स्क्रिप्ट या फिर हैंड राइटिंग उसकी अलग अलग है, तब देखिए क्या करना है। सच चेक वुड बी पेड, ऐसे चेक को पे करना है। इफ़ अदरवाइज इन ऑर्डर एंड द पेइंग बैंकर इज इन पोजीशन टू रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ड्रॉवर। यानी कि अगर जो पेइंग बैंक है वो अच्छे तरीके से उनको पढ़ सकता है, मान लो अगर उसके अंदर इंक अलग अलग भी यूज की गई है, लेकिन अगर फिर भी वो चेक अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है पेइंग बैंक के द्वारा, तो उसको पे करना है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पहले हमने लिखना स्टार्ट किया तो वो पेन ख़त्म हो गया तो दूसरे के साथ लिखना स्टार्ट किया। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर जो पेन ख़त्म हो गया तो हम उसको चेक को ही वैलिड ना माने, उसको चेक को ही हम यानी कि छोड़ दें और दूसरा चेक बनाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पेइंग बैंक उसको पढ़ सकता है अच्छे से तो वो पेड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है चेक्स विदाउट डेट। चेक्स विदाउट डेट कौन से होंगे? सच चेक्स आर टू बी रिटर्न बाय द बैंक, ऐसे चेक को रिटर्न कर दिया जाएगा अगर चेक के ऊपर डेट नहीं होगी। ए होल्डर कैन कंप्लीट एन इनकोहेट चेक, जो होल्डर होता है वो इनकोहेट चेक यानी कि जो आधा अधूरा चेक है उसको पूरा कर सकता है बाय फिलिंग इन द डेट एंड टेक द पेमेंट ऑफ द चेक, और वो चेक की पेमेंट ले सकता है। अब होल्डर कौन है इसमें? जिसके पास चेक है। ऐसा नहीं है कि जिसने बनाया है जो मेकर है वही उसकी जो डेट डाल सकता है, ऐसा नहीं है। ए चेक बियरिंग ए डेट बिंग ए हॉलीडे कैन बी पेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा चेक है जिसका जो डेट है वो हॉलीडे को आ रही है, कोई संडे को आ रही है या पब्लिक हॉलीडे को, तो उसको नेक्स्ट वर्किंग डे में पे किया जाएगा। नेक्स्ट है चेक बियरिंग इम्पॉसिबल डेट। अगर कोई चेक ऐसा जिसके ऊपर इम्पॉसिबल डेट लिखी गई है, जैसे ए चेक बियरिंग एन इम्पॉसिबल डेट मीन्स दैट चेक ड्रॉन विद a डेट विच नेवर हैपन्स टू एग्जिस्ट। यानी कि ऐसी डेट लिख दी जो कभी आती ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल नवंबर 31। अब क्या नवंबर में 31 दिन होते? नहीं। या फिर फरवरी 30, फरवरी में 30 दिन होते? नहीं। तो ऐसे चेक का क्या होगा? विच में बी पेड ऑन नवंबर 30 एंड फरवरी 29 और 28 रिस्पेक्टिवली एज द केस में बी। तो ऐसे चेक को अगर मान लो किसी के ऊपर नवंबर 31 लिख दिया तो उसको हम कब पे कर सकते हैं? नवंबर 30 को। और अगर फरवरी 30 लिखा है तो उसके ऊपर हम फरवरी 29 को पे कर सकते हैं अगर लीप ईयर है, या फिर 28 को हम उसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एंटीडेटेड चेक्स। एंटीडेटेड चेक्स क्या होंगे? एन एंटीडेटेड चेक इज वन क्या होता है? विच बियर्स ए डेट पीरियड टू द एक्चुअल डेट ऑफ साइनिंग, जिसके ऊपर एक्चुअल डेट जो साइनिंग की है वो लिखी गई है।
यानी कि जब साइन किए गए थे वो डेट लिखी गई है। द चेक और ओपनिंग ऑफ एन अकाउंट इट कैन बी पेड टिल इट बिकम ए स्टेल चेक। और उसको पे कब तक कर सकते हैं, जब तक कि वो स्टेल चेक ना बने। स्टेल चेक क्या होता है देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेल चेक्स। ए स्टेल चेक इज द वन वैलिडिटी पीरियड ऑफ विच ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड एंड ड्यू टू डेट इट कैन नॉट बी पेड। यानी कि एक स्टेल चेक क्या होगा, जिसकी डेट निकल चुकी है, अब उसको यानी कि वो एक्सपायर हो चुका तो उसको पे नहीं कर सकते। अब आपको पता है कि 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने की डेट होती है, अगर 3 महीने निकल जाएं तब वो चेक पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है वैलिडिटी पीरियड ऑफ ए चेक, कि कितने दिन की वैलिडिटी होती है। एज पर RBI डायरेक्शंस डेटेड 4/11/2011 यानी कि 4/11/2011 को अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2012 चेक्स डिमांड ड्राफ्ट एंड बैंकर्स चेक्स प्रेजेंटेड आफ्टर 3 months फ्रॉम दियर डेट कैन नॉट बी पेड बाय द बैंक्स। यानी कि चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंकर्स चेक हो गया, अगर वो 3 महीने के बाद प्रेजेंट किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जब से वो बने हैं, तब वो पे नहीं किए जाएंगे। यानी कि 3 महीने की वैलिडिटी उसकी होती है। नेक्स्ट है रीवैलिडेशन ऑफ द चेक। आफ्टर ए चेक बिकम स्टेल, अगर एक चेक है वो स्टेल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, इट कैन बी रीवैलिडेटेड, उसको दोबारा रीवैलिडेट कर सकते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी टाइम कर सकते हैं। द फ्रेश वैलिडिटी रन्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीवैलिडेशन, और जो फ्रेश वो कब हो जाएगा, जब उस पर दोबारा हम रीवैलिडेशन डेट डाल देंगे तो दोबारा वो फ्रेश माना जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होगा देखिए, द चेक विच बियर्स ऑन ए डेट आफ्टर डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन। यानी कि जिसके ऊपर डेट लिखी गई है, द चेक विच बियर्स ए डेट आफ्टर द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन एंड द डेट हैज नॉट फॉलन ड्यू टिल प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड ए पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि जिसपे पहले की डेट लिख दी है वो होगा पोस्ट डेटेड चेक। Such checks become effective on the date mentioned on the body of the check. The drawer of such a check can be issued by the holder after the mentioned date only. तो इसमें देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स ऑन चेक्स, जैसे फर्स्ट है चेक्स इशूड ऑन। इशू कब किया गया, अक्टूबर 25 2024 को, और उसके ऊपर डेट क्या लिखी गई है, अक्टूबर 1 2024, तो वो क्या होगा, एंटी डेटेड चेक। दूसरा क्या होगा, अक्टूबर 25 डेट है जिसको इशू किया गया है और उसके ऊपर डेट लिखी गई है अक्टूबर 27, यानी कि फ्यूचर की डेट लिखी गई है, तो वो होगा पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि अगर डेट पुरानी लिखी गई है वो तो होता है एंटी डेटेड चेक। मान लो अक्टूबर 1 को बनाया और दिया कब आपको, अक्टूबर 25 को, तो एंटी डेटेड चेक है। लेकिन अगर अक्टूबर 25 को आपको दिया और उसके ऊपर डेट लिखी है अक्टूबर 27 को, तो वो होगा पोस्ट डेटेड चेक। यानी कि उसको पे आप नहीं कर सकते जब तक कि उसकी डेट नहीं आ जाती। और थर्ड है, मान लो अक्टूबर 25 2024 को वो इशू किया और बना हुआ कब का है, वो जुलाई 1 2024 का। अगर आप जुलाई से लगा के देखो तो जुलाई का महीना गया, अगस्त का और सितंबर का, 3 महीने हो गए, अक्टूबर की 25 तारीख आ गई, यानी कि 3 महीने से ऊपर हो गए, तब वो चेक कौन सा हो जाएगा, स्टेल चेक, यानी कि वो एक्सपायर्ड चेक हो जाएगा। नेक्स्ट है CTS 2010 स्टैंडर्ड। तो इसमें देखिए क्या है, इसका पर्पज़ क्या था, पहले अचीविंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स। अब इसके फीचर्स क्या हैं देखिए, फीचर्स ऑफ CTS चेक्स। ब्रांच, अब यानी कि जो CTS चेक है जो नया 2010 में आया है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट की गई है, क्या क्या बोलेंगे, किस तरीके से जो चेक होना चाहिए। तो फर्स्ट है इसमें ब्रांच एड्रेस विद IFSC कोड प्रिंटेड ऑन टॉप, यानी कि ब्रांच का एड्रेस और उसके ऊपर IFSC कोड भी होना चाहिए। कहाँ पे लिखा होगा, प्रिंटेड ऑन टॉप, यानी कि जो आजकल आप चेक देखते हो उन सभी के अंदर ये सभी चीज़ें आपके पास आएंगी। दूसरा डेट लिखी होती है, डेट मंथ ईयर इस फॉर्मेट में विद बॉक्सेज, जो कि आप देखते हो टॉप राइट पे। उसके बाद ए पेंटोग्राफ डेट शोज वॉइड और कॉपी, ये होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ पेंटोग्राफ बना होता है। नेक्स्ट होता है न्यू रुपी सिंबल इंस्टेड ऑफ बाईलिंगुअल फॉर्मेट, और उसके ऊपर जो न्यू रुपीज़ का जो सिंबल है आर के टाइप का, रै के टाइप का, वो बना होता है, बाईलिंगुअल फॉर्मेट नहीं होता। उसके बाद प्लीज साइन अबो इज मैंशनड एट द बॉटम, और ये लिखा होता है कि प्लीज साइन अबो, ये कहाँ पे लिखा होता है, बिलो राइट में।
बॉटम राइट में। उसके बाद वाटर मार्क होता है CTS इंडिया, और उसके बाद होता है अल्ट्रा वायलेट लोगो ऑफ द बैंक टू बी विजिबल इन UV लैंप्स, और उसके ऊपर कोई भी बैंक है उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट लोगो होता है उसका, जो कि UV लैंप्स के अंदर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 7, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवर कौन होगा? द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड ड्रॉवर, और द पर्सन देर बी डायरेक्टेड टू पे इज कॉल्ड ड्रॉवी, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद होता है द नेम ऑफ एनी पर्सन में बी गिवन इन बिल एज ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, हिज लायबिलिटी अराइज ओनली व्हेन द बिल इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवी नेम्ड इन द बिल। और हम क्या कर सकते हैं कि ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड भी उसके ऊपर मेंशन कर सकते हैं। उसकी लायबिलिटी कब से स्टार्ट होगी? जब जिसका नाम उस पर लिखा गया है उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया है मान लो बिल, तब उसकी जो लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने किया गया था ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से आपके पास जो रिवीजन है, अब इसमें आप ये देखो जो जितना हमने काम किया है, ये काम हमने लगभग 3-4 वीडियो में किया था। तो इसमें आपका जो जल्दी से जल्दी होता रहेगा, 1 लाइन क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आपकी रिवीजन होती रहेगी। तो और इसकी PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप के अंदर। उसका ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम का, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो के मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।